नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की सीरीज़ में, जिसमें हम डेली अखबार में जो खबर न्यूज़ में रहती है उनको कवर करते हैं तथा इसमें करंट अफेयर और जो जनरल अवेयरनेस या सामान्य ज्ञान से संबंधित जो विषय होते हैं उनको हम इसमें कवर करते हैं। इस सीरीज़ का नाम अखबार की खबर सीरीज़ है, जिसमें हम 1 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक के करंट अफेयर्स टॉपिक्स और सामान्य ज्ञान के कुछ टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले मैं आपसे 12 अप्रैल के कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहूँगा, जिन्हें आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो भारत के किस राज्य में प्रचलित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि जो मधुबनी पेंटिंग भारत के किस राज्य में है, ये आपके लिए पहला क्वेश्चन है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है आपके लिए कि भारत में जो टीकाकरण या टीका उत्सव मनाया जा रहा है वो कब से कब तक उसका आयोजन किया जाएगा। इन दोनों सवालों के जवाब आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका अगर कोई सुझाव हो और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए आज 13 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर टॉपिक को कवर करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है विस्का यात्रा या विस्का यात्रा। अब विस्का यात्रा की अगर हम बात करें तो विस्का यात्रा नेपाल में प्रतिवर्ष निकाली जाती है और इसमें 9 दिनों तक यह यात्रा चलती है। इसका खबर या अखबार का चर्चा रहने का कारण ये है कि वर्तमान में कोविड-19 महामारी प्रचलित है, जिसके कारण फैल रही है, जिसके कारण लोगों के जमावड़ा या लोगों के जमा होने पर रोक है। लेकिन जो नेपाल है उसमें विस्का यात्रा के दौरान करीबन 1 लाख लोगों का जमावड़ा हुआ, जिससे यह खबर अखबार में या न्यूज़पेपर में रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि विस्का यात्रा का संबंध किस देश से है, नेपाल से। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है आईपीएल से संबंधित, इंडियन प्रीमियर लीग से संबंधित। इंडियन प्रीमियर लीग की अगर हम बात करें तो यहाँ 20 ओवर या T20 का एक फॉर्मेट है जो 2008 से शुरू हुआ था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आईपीएल का यह कौन सा संस्करण या सीज़न है, और इसे आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। इस पे संबंधित जो जानकारी है वो है संजू सैमसन को लेकर। आपको ध्यान रखना है कि संजू सैमसन किस खेल से संबंधित है, तो वो है क्रिकेट। दूसरी आपको इनसे इन्फॉर्मेशन जो याद रखनी वो है, ये राजस्थान रॉयल्स टीम के कैप्टन है और इन्होंने कप्तान के तौर पर पहले मैच में ही शतक लगाने का अपने नाम पर रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो ये सारी बातें आप संजू सैमसन से याद रखिएगा। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और कप्तान के तौर पर पहले मैच में ही शतक लगाने वाले पहले कप्तान बन चुके हैं ये राजस्थान रॉयल्स के। और संजू सैमसन का संबंध क्रिकेट से है, जैसा कि आप उनकी तस्वीर राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक खबर में रहा है वो रहा है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो चलिए आइए जानते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन क्या होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सेवा प्रदाता जो होते हैं वो प्राइवेसी या जिसे हम निजता कहते हैं उसके अधिकार को संरक्षित रखते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप में भी देखते होंगे, आपको सबसे टॉप पर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन मैसेज। इसका मतलब होता है कि जो सेंडर यानी भेजने वाला होता है और जो प्राप्त करने वाला रिसीवर होता है, उसके बीच यह जो मैसेज का आदान प्रदान होता है या जानकारियों का आदान प्रदान होता है वह बिल्कुल इनक्रिप्टेड होता है, अर्थात उसमें किसी तीसरे व्यक्ति या थर्ड पार्टी की पहुंच नहीं होती है। इस प्रकार यह निजता के अधिकार को संरक्षित रखने का एक तरीका है। तो आप ध्यान रखिए एंड टू एंड इनक्रिप्शन किससे संबंधित है, यह मैसेजिंग सर्विस और सूचनाओं के आदान प्रदान से संबंधित है। लेकिन यह खबर में रहने का कारण क्या है, एंड टू एंड इनक्रिप्शन वैसे देखा जाए तो निजता के अधिकार की सुरक्षा करता है, लेकिन
यह तकनीक आतंकवादियों एवं देश के विरुद्ध साजिश रचने वाली जो संगठन होते हैं उनकी जानकारी से जो सुरक्षा एजेंसी है उनको विरोध या उनके सामने एक चुनौती के रूप में होती है। इसलिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है इसके दुरुपयोग की जो संभावना है उससे बचने के लिए सरकार ने इसी वर्ष OTT प्लेटफॉर्म एवं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनके लिए कुछ गाइडलाइंस एवं कुछ नियम जारी किए थे, जिनके अंतर्गत सरकार या जो एजेंसी है, सुरक्षा एजेंसी है, वो सुरक्षा कारणों से एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जो पूरी डिटेल है वो सेवा प्रदाता से मांग सकते हैं। इसी के कारण वर्तमान में यह जो विवाद है या ये जो बहस है छिड़ी हुई है और आप इस आर्टिकल में या इस खबर में देख सकते हैं कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेज सर्विस को बताया गया है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब आप एक मैसेज टाइप कर सेंड करते हैं तो उसे एक कोड में बदल दिया जाता है। इस कोड को खोलने की चाबी सिर्फ आपके या व्यक्ति के पास होती है जिसे मैसेज भेजा गया है। सोशल मीडिया कंपनी प्राइवेसी के दावे करते हुए वो यहाँ तक कहती है। तो ये प्राइवेसी या जो निजता का अधिकार होता है उसको सुरक्षित रखने का एक माध्यम है। तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन एक कोडेड मैसेज सर्विस का उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है एंड टू एंड इंक्रिप्शन के बारे में। पहली खबर हमने विस्का जातर नेपाल से संबंधित, दूसरी खबर संजू सैमसन क्रिकेट राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और पहले मैच में इन्होंने कप्तान के रूप में शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तीसरी खबर हमने जो कवर की है वो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग सर्विस। उसके बाद अगली खबर जो है स्पुतनिक वी भारत में तीसरी वैक्सीन। भारत में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कोरोना के लिए आपातकाल में स्पुतनिक वी के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अब भारत में स्पुतनिक वी का प्रयोग भी हो पाएगा। स्पुतनिक वी की अगर हम बात करें तो यह रूस की निर्मित वैक्सीन है जो भारत में उपयोग की जा सकती है। अप्रैल माह के अंत तक इस वैक्सीन के प्राप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसके प्रयोग को बढ़ाने का दावा किया गया। स्पुतनिक वी की अगर हम बात करें तो ये भारत में प्रयोग होने वाली तीसरी कोरोना वैक्सीन है। इसके पहले भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन का प्रयोग हो रहा है। भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है। इसी से संबंधित आपको ध्यान होगा कल के करंट अफेयर में हमने एक जानकारी आपको दी थी जिसमें बताया था कि भारत सबसे तेज गति से 10 करोड़ वैक्सीन लगाने वाला पहला देश विश्व में बन चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्पुतनिक वी किस देश की वैक्सीन है कोरोना से रिलेटेड, तो ये रूस की, और इसका प्रयोग भारत में होगा और ये तीसरी वैक्सीन होगी भारत में जिसका प्रयोग होगा। इससे पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन नामक जो 2 वैक्सीन है उनको प्रयोग में लाया जा रहा है। इसके बारे में आप ये आर्टिकल देख सकते हैं और इस खबर का जो सोर्स है ये आर्टिकल है या ये जो खबर है जिसमें दिया है स्पुतनिक वी भारत में फ़िलहाल 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन लग रही है और स्पुतनिक वी को तीसरे टीके के रूप में भारत ने मान्यता दी है। इसके इमरजेंसी या आपातकालीन उपयोग के लिए इसकी जानकारी दी है। इसमें जानकारी दी हुई है कि अभी जो वैक्सीनेशन में एज बैरियर है कि 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल किया गया, लेकिन इस वैक्सीन के आने से वैक्सीनेशन की प्रोसेस भारत में बढ़ जाएगी और इसके कारण जो 45 साल से कम उम्र के लोग हैं उनको भी वैक्सीनेशन में शामिल किया जा सकता है। तो ये वैक्सीनेशन या टीके को लेकर जो स्पुतनिक वी है उससे संबंधित आर्टिकल था। इसके बाद अगली जो खबर है वो है माइक्रोचिप का आविष्कार पेंटागन के वैज्ञानिक द्वारा। पेंटागन के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा एक ऐसी माइक्रोचिप का आविष्कार किया गया है
जिसे मनुष्य की त्वचा के नीचे शरीर के अंदर लगाया जा सकता है और यह मनुष्य के अंदर रक्त में वायरस के संक्रमण को पहचान कर उसे फिल्टर करने का तथा उसकी पहचान करने का कार्य करेगी। इस प्रकार यह वैक्सीन यह चिप काफ़ी उपयोगी हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ के वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया है। ये अमेरिका के जो सुरक्षा समिति है या सुरक्षा जो विभाग है, रक्षा विभाग, उसके वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। ठीक है, तो एक बार और आपको बता देते हैं कि माइक्रोचिप इसका काम होगा शरीर के अंदर त्वचा के नीचे लगना और वहाँ से वायरस की पहचान करना रक्त में और उसको फिल्टर कर उसके संक्रमण को कम करने का काम करने का दावा इस माइक्रोचिप के द्वारा किया जा रहा है। इससे रिलेटेड आर्टिकल यहाँ पर नहीं लिया गया, लेकिन यह भी आज के अखबार की प्रमुख खबर है। उसके बाद अगली खबर जो रिलेटेड है वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के 102 वर्ष पूरे हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और आज 13 अप्रैल 2021 है। इस प्रकार इस नृशंस घटना के 102 साल पूर्ण हो चुके हैं। तो चलिए आइए जानते थोड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। भारत में इतिहास में अगर हम बात करें तो 1919 से पहले रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसे काले कानून की संज्ञा दी गई थी। इसी के विरोध करते हुए जो सैफुद्दीन किचलू और उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था। सैफुद्दीन किचलू और उनके साथियों की गिरफ्तारी से नाराज होकर क्रांतिकारियों ने इसका विरोध करने की ठानी तथा इसके लिए बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर में स्थित है, आप ये भी ध्यान रखिए जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है, अमृतसर में, वहाँ पर इकट्ठे हुए और उसी दिन वैसाखी का पर्व होने के कारण वैसाखी मनाने के लिए साधारण लोग भी उपस्थित हुए। इस प्रकार बाग में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हुई और वहाँ पर दो तरह के लोग, एक वैसाखी मनाने वाले और क्रांतिकारी जो सभा करने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो उपस्थित थे। तभी जनरल ओ डायर जो ब्रिटिश अधिकारी था सेना का, उसे इस बात की खबर हुई और वो अपनी सेना को लेकर बाग के जो गेट या जो जहाँ से दरवाज़ा होता है, निकलने की जगह होती है, वहाँ पर जाकर रोक लेता है और बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर गोलीबारी करने का आदेश देता है। इस प्रकार इस घटना में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2000 लोगों की मृत्यु हुई, परंतु आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा थे। तो ये घटना पूरे देश को हतप्रभ करने वाली थी। इस घटना के कारण जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और गांधी जी ने इस घटना की बहुत निंदा की। इसके जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो ये घटना थी 1919 की, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, इसके 102 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुई थी, आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है और इससे संबंधित जो अधिकारी है वो जनरल ओ डायर हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इतिहास में इससे संबंधित जानकारी आप देख सकते हैं भारत के आधुनिक इतिहास के अंतर्गत। उसके बाद अगली अगर हम बात करें तो वो है पुरस्कार को लेकर बाफ्टा पुरस्कार फिल्म एंड टेलीविज़न जो क्षेत्र है उसमें एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ऑस्कर के बाद यह प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। बाफ्टा का पूर्ण नाम ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स है।
तो आप बाफ्टा का नाम याद रखिएगा, ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स 2021 की घोषणा की गई है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नोमैडलैंड सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया है। नोमैडलैंड आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसके निर्देशक या डायरेक्टर जो है वो क्लो झाओ एक महिला है और ये एक खानाबदोश महिला है जिनको पहली बार इस प्रकार का पुरस्कार मिला है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता या कलाकार एंथनी हॉपकिंस को चुना गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड को चुना गया है। तो आपको बाफ्टा पुरस्कार के बारे में इतनी ध्यान रखनी है कि बाफ्टा पुरस्कार का संबंध किससे है? फिल्म क्षेत्र से और टेलीविज़न क्षेत्र से। इसका पूर्ण नाम ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, निर्देशक क्लो झाओ, सर्वश्रेष्ठ कलाकार या अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। ये सभी बातें आपको इससे संबंधित याद रखनी हैं। उसके बाद आगे बात करें तो लीलावती पुरस्कार 2020। लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा हाल ही में जो रमेश पोखरियाल निशंक हैं उनके द्वारा की गई है। ये भारत के एचआरडी मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री हैं, इनके द्वारा इस पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं लीलावती पुरस्कार के बारे में। लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला, आपको ध्यान रखना है किस क्षेत्र में? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ या प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। यह AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के तत्वावधान में दिया जाता है। लीलावती पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में इनकी घोषणा हुई है। यह किन्हें प्रदान किया जाएगा, इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो सेशन में दी जाएगी, या जब भी इसकी जानकारी आगे लिस्ट प्रदान की जाएगी तब आपको बता दी जाएगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लीलावती पुरस्कार का संबंध गणित के क्षेत्र से है। और लीलावती की बात करें तो लीलावती क्या है, कौन है? तो लीलावती जो भास्कराचार्य थे, भारत के 11वीं-12वीं शताब्दी में एक महान गणितज्ञ हुए, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है लीलावती। तो आपको ध्यान रखना है लीलावती किसकी रचना है? भास्कराचार्य की रचना है और भास्कराचार्य एक गणितज्ञ थे। तो इस प्रकार यह अवार्ड भी गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। उसके बाद आज की अंतिम जो खबर है वो है सबसे बड़ा RCEP व्यापार समझौता लागू करने वाला देश सिंगापुर बन गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं हम RCEP की। तो RCEP का पूर्ण नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिकल पार्टनरशिप, एक तो इसका पूर्ण नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पूर्ण नाम आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में सामान्यतः फुल फॉर्म हर एग्ज़ाम में लगभग 1 या 2 प्रश्न आते हैं। और अभी रेलवे में भी आपने देखा होगा हर शिफ्ट में लगभग 2-2 प्रश्न पूर्ण नाम से पूछे जा रहे थे। तो आपको ध्यान रखना है RCEP का पूर्ण नाम। आप जानते हैं कि जो सिंगापुर है वो सबसे बड़ा RCEP लागू करने वाला देश बन गया। अब RCEP क्या है इसको भी समझ लेते हैं। RCEP FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौते, ये आपने कुछ नाम सुने होंगे। ये एक तरह के व्यापार समझौते होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा देशों के बीच हस्ताक्षर होते हैं और व्यापार के निर्बाध वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार के निर्बाध संचलन के लिए किए जाते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी इसका एक अन्य रूप है। तो आपको ध्यान रखना है कि RCEP का पूर्ण नाम क्या है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है। इसे हम इकोनॉमिक्स में और अच्छे से समझेंगे जब हम इकोनॉमिक्स को
शुरू करेंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स टॉपिक से संबंधित मुख्य जो टॉपिक्स है वो जिनको हमने कवर किया। तो एक बार फिर देख लीजिए, रिकॉल कर लेते हैं। जिसमें विस्का यात्रा नेपाल में 9 दिन तक, संजू सैमसन क्रिकेट से संबंधित राजस्थान रॉयल के कप्तान के रूप में पहले मैच में ही शतक लगाने वाले व्यक्ति, एंड टू एंड इंक्रिप्शन मैसेजिंग सर्विस निजता या प्राइवेसी के सिस्टम को रखने के लिए। स्पुतनिक वी तीसरी वैक्सीन है जो भारत में प्रयुक्त होगी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद, और स्पुतनिक वी ये जो है रूस की वैक्सीन है। उसके बाद माइक्रोचिप का आविष्कार किया है पेंटागन के वैज्ञानिकों ने, जो कि रक्त में वायरस के संक्रमण और उसकी पहचान कर उसको फिल्टर करने का काम करेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसके 102 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उसके बाद अगली खबर थी बाफ्टा पुरस्कार 2021, ब्रिटिश एकेडमिक फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड 2021 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड, निर्देशक क्लोज हाउ, सर्वश्रेष्ठ कलाकार एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड। और उसके बाद लीलावती पुरस्कार 2020 की बात कर ही चुके हैं, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता लागू करने वाला देश सिंगापुर बन गया है। तो इस प्रकार ये आज के करंट अफेयर टॉपिक के वीडियो सेशन में हमने सारी बातें जानी है। तो आपसे निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। और आपको इसकी PDF मंथ के अंत में, मंथ एंड में आपको प्राप्त होगी, जो कि अखबार की खबर सीरीज के नाम से होगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल ICDS एकेडमी उज्जैन 1 के नाम से जो है उस पर आपको प्रदान की जाएगी। तो आप इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका धन्यवाद।